हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, शरणार्थियों का मुद्दा काफी बड़ी समस्या रही है भारत के संदर्भ में। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थियों के मुद्दे पर एक बड़ी टिप्पणी की है। ये मुद्दा क्या है पूरा का पूरा उसे समझेंगे, शरणार्थी कौन होते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे, भारत की शरणार्थियों के विषय में क्या नीति है, क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस पे हस्ताक्षर किए हैं या नहीं, इस विषय को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि शरणार्थियों को शरण देने के पक्ष में तर्क क्या है और विपक्ष में तर्क क्या है। क्योंकि एक धड़ा ये कहता है कि मानवीयता और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते शरणार्थियों को शरण देना मानवाधिकारों के साथ न्याय होगा। वहीं दूसरे तबके का कहना है कि शरणार्थियों को शरण देना कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक अशांति और हमारे लिए एक सामाजिक संकट बन सकता है। तो इसलिए शरणार्थियों के मुद्दे को लेकर दोनों तरीके के पक्ष हमें भारत में भी देखने को मिलते हैं। इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी के परिदृश्य से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो वर्तमान मुद्दा है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक श्रीलंकाई नागरिक की शरण याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही स्पष्ट तौर पे टिप्पणी की है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो दुनिया भर के शरणार्थियों को भारत में शरण दे सके। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने श्रीलंकाई तो नागरिक है उसकी याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। इस श्रीलंकाई यात्री जिसे 2015 में लिट्टे से संबंध रखने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, जो एक समय श्रीलंका में सक्रिय आतंकवादी संगठन था। लिट्टे के बारे में हम जानते ही हैं। प्रभाकरन की मृत्यु के बाद 2009 में लिट्टे की गतिविधियों पे काफी हद तक लगाम लगी है। उससे पहले लिट्टे जो श्रीलंका है उसमें काफी सक्रिय आतंकवादी संगठन रहा है। तो इस व्यक्ति के भी लिट्टे से कनेक्शन होने के संदेह के आधार पर इसे जो भारतीय UAPA है, ध्यान रखिएगा, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है, उसके तहत दोषी पाया गया था और इस व्यक्ति को 10 साल की सजा दी गई थी। हालांकि 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को घटाकर 7 वर्ष कर दिया, लेकिन ये साफ तौर पे कहा कि सजा पूरी होने के बाद उन्हें तुरंत अपने देश मतलब भारत छोड़ना होगा और निर्वासन तक शरणार्थी शिविर में रहना होगा। ये था पूरा का पूरा मुद्दा। इस व्यक्ति ने रिट जारी की सुप्रीम कोर्ट में। मैं उन दोनों आर्टिकल्स के बारे में भी डिस्कशन करूंगी जिनके बेसिस पे शरण मांगने की बात की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे एक स्टेटमेंट दिया कि क्या भारत दुनिया भर से शरणार्थियों की मेजबानी करनी है भारत को। हम पहले से ही 140 करोड़ की आबादी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। यह कोई धर्मशाला नहीं है। हम हर जगह से विदेशी नागरिकों का स्वागत करेंगे। ये सीधी स्पष्ट टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। ध्यान रखिएगा, 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें शरणार्थियों को आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार देने की बात की थी। ये जो जजमेंट है अभी हाल ही का, ये उस जजमेंट के बिल्कुल ठीक उलट हमें नजर आता है। यहाँ पे श्रीलंकाई व्यक्ति की यदि हम बात करें तो 2-3 मुद्दे समझने लायक हैं। एक तो जब इनसे आधार पूछा गया कि आपको किस आधार पे जो है शरण दी जाए, तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उन्हें अपने देश में जान का खतरा है और वो वैध वीजा पर भारत आए थे, करीब 3 साल से हिरासत में है और अभी तक उन्हें भेजने की जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो उनका परिवार है वो भी भारत में ही रहता है। और साथ ही इन याचिकाकर्ता के वकील ने आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता और आर्टिकल 19 भाषण और आंदोलन की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों के आधार पे तर्क प्रस्तुत किए शरण देने के संदर्भ में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे साफ साफ कहा कि आपको जो गिरफ्तार किया गया है UAPA के तहत वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आपको कानून की उचित प्रक्रिया के तहत, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत
जो है गिरफ्तार किया गया है, इसलिए आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं हुआ है आपकी गिरफ्तारी के संदर्भ में। और जहां तक आर्टिकल 19 की बात है, तो आर्टिकल 19 केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त फंडामेंटल राइट है। ये किसी भी शरणार्थी या किसी भी विदेशी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। यहां बसने का आपका क्या अधिकार है, तो ये मैंने आपको बताया ही कि जान के जोखिम है, खतरा है, और अदालत ने सुझाव दिया कि अगर आपको श्रीलंका में अपने जान का खतरा है तो फिर आप किसी अन्य देश में शरण ले सकते हैं। ये था पूरा का पूरा मुद्दा। यानी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 पे भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि पहले से ही काफी हद तक स्पष्ट भी रहता है ना। कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो आप पढ़ते भी हैं कि जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये विदेशियों को, शरणार्थियों को नहीं दिए जा सकते। तो ये था पूरा का पूरा मसला। अब यदि हम इसके विरोधी पक्ष की बात करें, यानी एक धड़ा ऐसा है जो शरणार्थियों को शरण देने के पक्ष में है, और इस संदर्भ में एक बड़े अधिवक्ता हैं, वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद स्पष्ट तौर पे कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सुप्रीम कोर्ट उसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जैसा अमानवीय सरकार शरणार्थियों से निपटने में करती है। वो कहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आर्टिकल 21 सभी पर लागू होता है, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक। फिर भी आप कह रहे हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है, आप उनके जैसा चाहें, उनके साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं, सीमा पार धकेल सकते हैं या समुद्र में फेंक सकते हैं। ये पक्ष मैंने इसलिए बताया क्योंकि भारत में दो धड़े हैं, जैसा कि मैंने कक्षा की शुरुआत में बताया, शरणार्थियों को शरण देने के पक्ष में, जैसा कि हमें इनकी स्टेटमेंट से दिखा, और शरणार्थियों को शरण न देने के पक्ष में, जो कि बड़े आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक संकट से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उनकी चर्चा भी हम क्लास के लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि आखिर शरणार्थी होते कौन है। ध्यान रखिएगा, ये वो लोग होते हैं जो अपने देश से भागने और दूसरे देश में सुरक्षा की तलाश करने के लिए मजबूर हैं। उत्पीड़न के डर से, जान जोखिम होने के डर से अपने देश में लौटने में असमर्थ हैं। ऐसे लोगों को ही हम शरणार्थी कहते हैं। यदि हम शरणार्थियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बात करें तो 1951 का शरणार्थी सम्मेलन और शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए 1967 का प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो शरणार्थियों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। ये दोनों शरणार्थियों की सार्वभौमिक परिभाषा भी प्रदान करते हैं, साथ ही उनके उपचार के लिए न्यूनतम मानकों की रूपरेखा भी प्रदान करते हैं। और जिस देश ने इन कन्वेंशंस पे हस्ताक्षर किए हुए होते हैं, वो देश शरणार्थियों को वो न्यूनतम मानक देने के लिए बाध्यकारी होता है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि भारत ने इन दोनों कन्वेंशन में से किसी भी कन्वेंशन पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यानी भारत लीगली बाध्यकारी नहीं है शरणार्थियों को किसी भी आधार पे शरण देने के संदर्भ में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यदि भारत की बात करें, भारत शरणार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो हमारे देश में आर्टिकल 21, जैसा मैंने 1996 का डिसीजन बताया सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 14 मनमाने कार्यों के विरुद्ध संरक्षण, इस तरीके के संरक्षण प्रदान किए जाते हैं शरणार्थियों को। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि शरणार्थियों का वापस न लौटना जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसीलिए ये जो डिसीजन है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस डिसीजन में कह दिया गया कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, हम 140 करोड़ की आबादी के साथ अपने आप संघर्ष कर रहे हैं। यदि भारत में बात करें तो विदेशी और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत हम बिना वीजा वाले जो शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानते हैं। ध्यान रखिएगा। और CAA आप लोगों को पता ही है, CAA के तहत जो गैर मुस्लिम दूसरे देशों के नागरिक हैं, विशेष तौर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनको नागरिकता प्रदान करने की एक सुलभ प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। हालांकि इस CAA की भी बड़े स्तर पे आलोचना की जाती है। भारत में कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है शरणार्थियों के ऊपर, और ना ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पे कोई हस्ताक्षर किया है। ये है भारत की नीति शरणार्थियों के ऊपर। ठीक है,
अब यदि हम बात करें क्या भारत ने शरणार्थियों को शरण दी है कभी, तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है। भारत का जब विभाजन हुआ 1947 में, तो बड़े स्तर पे पाकिस्तान से शरणार्थी आए। तिब्बत शरणार्थी 1959 के बाद जब चीनी शासन के खिलाफ बेसिकली असफल विद्रोह किया, तो 14वें दलाई लामा और हजारों तिब्बती शरणार्थी भारत आए। चकमा और हाजोंग शरणार्थी जो कि हमें पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से ये हमें विस्थापित होते दिखते हैं भारत में। 1971 में जब बांग्लादेश अलग देश बना, वहां से बड़ी संख्या में शरणार्थी आए। अफगान शरणार्थी 1980 के दशक के बाद से हमें आते हुए दिखते हैं। श्रीलंकाई जो शरणार्थी हैं, ये 1983 के बाद से जब श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा, उसके बाद से बड़ी संख्या में श्रीलंकाई शरणार्थी हमें आते हुए दिखते हैं। और 2012 के बाद से रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा बड़े स्तर पे हमें देखने को मिलता है। तो भारत में शरणार्थियों की यदि 2014 के अकॉर्डिंग यदि डेटा देखा जाए तो लगभग 2 लाख से अधिक शरणार्थी हैं। UNHCR की रिपोर्ट है 2014 में लगभग 2 लाख से ज्यादा शरणार्थी भारत में देखे गए। अब यहाँ पे उन 2 मुद्दों का भी जिक्र कर लेते हैं कि पक्ष में क्या तर्क है और विपक्ष में क्या तर्क है। तो सबसे पहले यदि हम पक्ष में तर्क की बात करें, तो एक तर्क देने वाले जो विशेषज्ञ हैं, एक तो कहते हैं कि भारत को गैर नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के आधार पे शरण देनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, रोहिंग्यास के संदर्भ में विशेष तौर पे ये कहा जाता है कि सशस्त्र विद्रोही समूहों ने म्यांमार की सेना को धमकी दी कि अगर अत्याचार जारी रहे तो बदले की कार्रवाई करेंगे। अगर भारत म्यांमार के लोगों को वापस भेजता है तो दुश्मनी पैदा होगी, जिस जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तीसरा, भारत एक जिम्मेदार क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति बनने की राष्ट्र की आकांक्षा के लिए शरणार्थियों के प्रति स्वागतपूर्ण रवैया अपनाना जरूरी है यदि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति बनना है तो। और अगला, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, तो शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना भारत का कर्तव्य है। इस तरीके के तमाम तर्क दिए जाते हैं, लेकिन विपक्ष में भी बड़े तर्क हैं, उन पे भी ध्यान देना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला तर्क तो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकते हैं ये, है ना। आतंकवाद से लेके मादक पदार्थों की तस्करी से लेके हथियारों की तस्करी से लेके अलग अलग कट्टरवादी संगठनों से जुड़ के भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को ये एक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं नकारात्मक तौर पे। तो आंतरिक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है सामाजिक संकट। ध्यान रखिएगा, क्या सामाजिक संकट? शरणार्थियों के कारण मूल निवासियों को पहचान का संकट हो सकता है। जैसे आप असम, अरुणाचल प्रदेश की आबादी में की मूल आबादी को बांग्लादेशी शरणार्थियों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का खतरा है। जब शरणार्थी ज्यादा हो जाएंगे और मूल आबादी कम हो जाएगी, तो फिर मूल आबादी के अधिकारों के मुद्दे भी तो प्रभावित होंगे। फिर अगला मुद्दा है, ध्यान रखिएगा, कुछ सालों के बाद शरणार्थियों को ढूंढना और उन्हें उनके देश वापस लौटाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए, रोहिंग्या शरणार्थी पूर्वोत्तर के रास्ते भारत में आए, लेकिन आज की डेट में वो भारत के हर राज्य में फैल चुके हैं। उन्हें चिन्हित करना, वापस लौटाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है भारत के लिए। साथ ही 2 लाख से अधिक शरणार्थी हैं, तो राज्य की वित्तीय जवाबदेही में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत के पास वर्तमान में अपनी सभी मूलभूत मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों का अभाव है। हमारी खुद की समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, कुपोषण है ना, आंतरिक अशांति या हम ये कहें कि सामाजिक संघर्ष है स्वयं। तो हम खुद चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में हम शरणार्थियों को सभी अधिकार कैसे दे सकते हैं? इससे राज्य की वित्तीय जवाबदेही में वृद्धि होगी। साथ ही इन शरणार्थियों के, जैसा कि मैंने कहा, आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने और धन प्राप्त करने का भी खतरा है, यानी आंतरिक अशांति के लिए भी ये बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने शरणार्थियों के पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, भारत की नीति क्या है, अंतरराष्ट्रीय जो कन्वेंशन है वो क्या है, क्या भारत ने उन पे हस्ताक्षर किए हैं, क्या भारत लीगली बाध्य है शरणार्थियों को शरण देने के संदर्भ में, और साथ ही भारत ने अलग अलग समय पे कैसे कैसे शरण दी है, पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको काफी लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी
करना चाहते हैं तो जुड़े हमारे P2I फाउंडेशन बैच से। इस बैच की शुरुआत होने जा रही है 21 मई से, यानी कल से। तो देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live। LD Live कोड के साथ ये जो बैच है आपको फिलहाल मात्र 31,099 में मिल जाएगा। PT पास होता है तो पूरी फीस वापस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इंक्लूड है, हर महीने टेस्ट, विनर को 11,000 का कैश प्राइज। तो बहुत बेसिक से लेके एडवांस लेवल की फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करें, सफलता प्राप्त करें। LD Live कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही जुड़ सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है शरणार्थियों को लेके। क्या आप किस धड़े के पक्षधर हैं? क्या शरणार्थियों को शरण मिलनी चाहिए तो क्यों, या नहीं मिलनी चाहिए तो क्यों? अपने आपके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।